Hello everyone, this is Gulnasha Iqbal here and welcome to my channel Gul Study Point। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट है जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू। द पिलग्रिम्स थे कैंटरबरी टेल्स में। कैंटरबरी टेल्स एक स्टोरीज की बुक है जो जोफ्रे चौसर के द्वारा लिखी गई है। तो उसके जो पिलग्रिम्स थे वो कहाँ पर जा रहे थे? देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। श्रीन टू सेंट थॉमस एट कैंटरबरी, तो वो कहाँ जा रहे थे? श्रीन टू कैंटरबरी, सेंट थॉमस कैंटरबरी जा रहे थे। और ये 14th सेंचुरी में लिखी गई थी कैंटरबरी टेल्स। ये बहुत फेमस है, जोफ्रे चौसर का वर्क है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ हिज वर्क डज चौसर सेट आउट फॉर लव टाइडिंग। इन विच ऑफ हिज वर्क डज चौसर सेट आउट फॉर लव टाइडिंग। अपने किस वर्क में चौसर लव टाइडिंग को सेट आउट करते हैं? लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, हाउस ऑफ फेम, कैंटरबरी टेल्स या पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाउस ऑफ फेम। देखिए, हाउस ऑफ फेम जो है एक वर्क है जो जोफ्रे चौसर का है। ये एक मिडिल इंग्लिश पोयम है चौसर की और लगभग ये 1374 से 1385 के बीच में लिखी गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑर्लैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। एज यू लाइक इट में कौन है जो ऑर्लैंडो को बताता है कि एक बेटर लवर कैसे बना जाता है? फॉब, गैनीमेड, सिल्वियस या एलाइना। तो वो था गैनीमेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, गैनीमेड एज यू लाइक इट में ट्यूटर्स कहता है ऑर्लैंडो को कि एक बेहतर लवर कैसे बना जा सकता है। ये एक पास्टोरल कॉमेडी है, एज यू लाइक इट शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई और ये लगभग 1599 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी फर्स्ट फोलियो में, यानी कि 1623 में। नेक्स्ट है इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज द लास्ट सीन डेपिक्टेड एज। जो फेमस मोनोलॉग है एज यू लाइक इट की ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये लास्ट सीन क्या डेपिक्ट करता है? तो ये सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। ऑप्शन नंबर बी इज द ए इज द राइट आंसर, सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। ये एक फ्रेज है जो मोनोलॉग को शुरू करती है, जो जैक्स कहता है ये बात एक्ट सेकंड सीन 7th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम अकर्स इन द मिडिल एंड फर्स्ट हाफ बिगिनिंग ऑफ द बुक पैराडाइज लॉस्ट। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट में जो पेंडिमोनियम है वो कब होता है? फर्स्ट हाफ में, मिडिल में, एंड में या बिगिनिंग में, शुरुआत में? देखिए, पेंडिमोनियम इसका जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पेंडिमोनियम, ऑप्शन नंबर बी। ये बाद में जो है ना एक कैपिटल बनाते हैं हेल की, पेंडिमोन। जब गॉड जो है इनको ऊपर से फेंक देते हैं हेवन से, तो ये नीचे आकर गिरते हैं, तो फिर ये सारे जो शैतान से हैं वो शैतान से ऑल शैतान्स मिलकर जो है एक पेंडिमोनियम नाम की एक जगह बनाते हैं जो हेल की कैपिटल है, जहन्नुम की कैपिटल है, नरक की। ये जिस आर्किटेक्टर ने इसको बनाया था वो था मल्सिबर एंड बुक फर्स्ट के एंड में पैराडाइज लॉस्ट के ये हमें को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मिल्टन चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द एपिक पैराडाइज लॉस्ट फ्रॉम। मिल्टन ने जो था एपिक का डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया था, किस तरह से? फ्रॉम डिवाइन टू ट्रेजिक, हीरोइक टू डिवाइन, कॉमिक टू हीरोइक या ट्रेजिक टू कॉमिक? तो हीरोइक टू
डिवाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज ग्रेट एपिक बाय जॉन मिल्टन। इट्स रिटन इन ब्लैंक वर्स। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667 in 10 books. Later published in 12 books in 1674. He changed the direction of the epic from heroic to divine. Now second option is the right answer, यानी कि heroic to divine. Next है, which poet laureate was called Bayes after his laureate crown of bay leaves? किस poet laureate को Bayes कहा गया उसके poet laureate के क्राउन को लेने के बाद? डन को, ड्राइडन को, पोप को या मिल्टन को? तो Bayes is called to the great poet Dryden. Next है, about whom did Johnson say regarding his contribution to English poetry? He found it brick and left it a marble. किसके बारे में जॉनसन ने कहा कि उसने जो है he found it a brick and left it marble, मतलब उसने जो है लिटरेचर को एक ब्रिक के रूप में पाया और फिर इसको मार्बल बनाकर छोड़ दिया। तो ये किसने कहा था? ड्राइडन ने कहा था। देखिए, देखिए ड्राइडन का जो कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश पोइट्री के लिए वो बिल्कुल ऐसा था जैसा ऑगस्टस का कंट्रीब्यूशन था रोम के लिए। तो ये बात जो है ड्राइडन के लिए कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉप्स द डनसेट कंप्राइज ऑफ। पॉप का जो डनसेट है वर्क वो कंप्राइजेज है कितने बुक में? 3 बुक्स में। नाउ द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द डनसेट इज अ लैंडमार्क मोस्ट हीरोइक नैरेटिव पोयम है जो अलेक्जेंडर पोप की है। ये 3 बुक में डिफरेंट टाइप की बुक में जो है डिफरेंट लाइन के साथ पब्लिश हुई थी। 1728 से 43 तक लिखी गई थी ये और 43 में पब्लिश हुई थी। और इसमें जो सेलिब्रेशन है गॉडेस डलनेस का, और ये एक बहुत ही अच्छी और फेमस पोयम है पोप की। नेक्स्ट है 3 hours आफ्टर मैरिज इज अ बाय पोप। 3 hours आफ्टर मैरिज ये क्या है? ऑड, सटायर है, ड्रामा है या मॉक एपिक है? ये एक ड्रामा है। देखिए 3 hours आफ्टर मैरिज एक ड्रामा है और ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है जो 1717 में लिखी गई है और ये एक कोलैबोरेशन है जॉन ग्रे और अलेक्जेंडर पोप का। इसमें जॉन ग्रे और अलेक्जेंडर पोप और जॉन आर्बथनेट इन तीनों का एक कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ द मोस्ट? किस वर्क ने वर्ड्सवर्थ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? शेलीज की क्वीन मैब ने, बैरन की इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉच रिवीवर्स ने, या विलियम गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस ने, या किसने? तो विलियम गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस ने विलियम वर्ड्सवर्थ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन। वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 में। ऑप्शन नंबर बी, और इनकी मृत्यु हुई थी 1850 में और ये 1743 में इनको जो है पोइट लॉरेट बना दिया गया था। इन्होंने मना भी किया था कि इनकी एज ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी इनको बना दिया गया था कि तुम कोई ऑफिशियल वर्क मत करना, ठीक है। और 50 में इनकी डेथ हो गई थी। द वाइल्ड स्पिरिट इन ओड टू द वेस्ट वाइंड इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बिकॉज।
because it makes the existing leaves fall and keeps the seed safe in wintry bed to sprout again in spring. Option number C. नेक्स्ट है A Defense of Poetry is written by. डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले, जॉन कीट्स या लॉर्ड बायरन. तो डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय पीबी शेले और ये एक ऐसे है जो 1821 में लिखा गया है और पब्लिश हुआ था पोस्टमसली 1840 में. और पीबी शेले जो है एक जो है रोमांटिक एज के पोइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी. किस फेमस रोमांटिक पोएम में ये लाइन है ट्रूथ ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी. सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है. ये किस में कहा गया है तो ये कहा गया है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न. दिस पोएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस एंड वेरी इंटरेस्टिंग. तो ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी और फेमस लाइन है इसकी. ये ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न से ली गई है. ये लिखी गई थी मई 1819 में और पब्लिश हुई थी ये 1820 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेज दैट कीट्स रिक्रिएट्स इन हिज ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न इज नॉट सिल्वन. देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. द अनरेविज्ड ब्रिज ऑफ सॉलिट्यूड. Which image that Keats recreates in his ode on a Grecian urn is not Sylvan. So the image, the unravished bridge of solitude that recreates in his ode on a Grecian urn is not Sylvan. Next, in which of the following poem do these lines appear? Calm mourn without a sound, calm as to suit a calmer grief, and only through the faded leaf the chestnut pattering to the ground. तो ये है लोटस ईटर्स, इन मेमोरियम, द प्रेल्यूड या टिथोनस. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन मेमोरियम. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द ग्रेट पोएम इन मेमोरियम जो ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के लिखी गई है और ये इन्होंने एक एलिजी है जो उनके बेस्ट फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलन की डेथ पर लिखी गई थी. नेक्स्ट है इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ. अभी बताया मैंने बिल्कुल आपको ऑर्थर हेनरी हेलन. इन मेमोरियम किसकी याद में लिखी गई है एच हेलन की. ऑर्थर हेनरी हेलन. मैथ्यू अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मॉर्न्स द डेथ ऑफ. मैथ्यू अर्नोल्ड की जो मेमोरियल वर्सेस है वो किसकी डेथ को मॉर्न्स करती है. गोथ, बायरन ऑफ एंड वर्ड्सवर्थ. कॉलरिज वर्ड्सवर्थ एंड साउथ है क्लव साउथ एंड बायरन, क्लो बायरन एंड वर्ड्सवर्थ. तो गोथ, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ जो मेमोरियल वर्सेस है वो मैथ्यू अर्नोल्ड की इन तीनों की डेथ के लिए दुख प्रकट करती है. ये एक एलिजी है जो अप्रैल 1850 में लिखी गई है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. सॉरी मैथ्यू अर्नोल्ड की है जो वर्ड्सवर्थ की डेथ पर दो वर्ड्सवर्थ के लिए, गोथ के लिए और बायरन के दुख को प्रकट करने के लिए लिखी गई है. हाउ डज डवर बीच ट्रीट द सी. डवर बीच जो है सी के साथ कैसा ट्रीट करता है. तो द सी इज यूज्ड एज एन इमेज एंड ए मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नोट्स ऑफ सैडनेस. ऑप्शन नंबर सी. देखिए डवर बीच एक मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की और जो मैथ्यू अर्नोल्ड क्या थे एक राइटर थे, एजुकेटर थे और विक्टोरियन एरा के फेमस पोएट थे. तो ये जो पोएम है एक्सप्रेस करती है क्राइसिस ऑफ फेथ विद द स्पीकर एक्नॉलेजिंग विद डाइमिनिशिंग स्टैंडिंग द क्रिश्चियनिटी. ये बहुत अच्छी पोएम है और इसमें सी के काम होने का जो है बात कही गई है. उस रात को जो समुद्र है वो सिंबल है मेटाफर का और रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नोट्स ऑफ सैडनेस का. नेक्स्ट है हु सेड इट्स द कस्टम ऑन द स्टेज
in all good murderous melodramas to present the tragic and the comic scenes in as regular alternation as the layers of red and white inside of a streaky well-cured bacon. ये बात किसने कही है कि इट्स द कस्टम ऑन द स्टेज, ये कस्टम है स्टेज पर, इन ऑल गुड सभी मर्डरस मेलोड्रामाज तो ये बात कही थी चार्ल्स डिकन्स ने. It is the custom on the stage in all good murderous melodramas to present the tragic and the comic scenes as a regular alternation as the layers of red and white in the side of streaky, well-cured bacon. Dickens set the stage for these of rhythm in his 1838 novels text Oliver Twist. ये उन्होंने अपने फेमस वर्क ओलिवर ट्विस्ट में कही थी. इसमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है. इसमें हेनरी जेम्स दे रखा है, इरान ग्रेगर, E.M. फोस्टर, ये थॉमस हार्डी है. ये चार्ल्स डिकन्स का ओलिवर ट्विस्ट की लाइन है. अगर आपको इसका कोई और आंसर लग रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकन्स कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रायल ऑफ पोडोम्बे, थॉमस ग्रेडग्रीन, फिलिप प्रिप, जिसको पिप भी कहते हैं, हारोल्ड स्किम्पल. तो डिकन्स ने ऑप्शन नंबर बी इसका सही है. थॉमस ग्रेडग्रीन. स्यू ब्राइडहेड, ए कैरेक्टर क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी, फिगर्स इन. जो स्यू ब्राइडहेड एक कैरेक्टर है थॉमस हार्डी के किस वर्क में? टेस्डी, अर्बरविल्स, द मेयर ऑफ कास्टरबीच, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जूड ऑफ ऑब्सक्यूर. तो जो है स्यू ब्राइडहेड, ये एक जो कैरेक्टर है वो जूड द ऑब्सक्यूर में है. ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है. ये एक नॉवेल है, जूड द ऑब्सक्यूर जो है एक नॉवेल है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई, जो 1845 में पब्लिश हुई थी और ये हार्डी का लास्ट कंप्लीट नॉवेल था. नेक्स्ट है, व्हाट डज वेसेक्स सिग्निफाई. वेसेक्स क्या सिग्निफाई करते हैं? द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, एक रीजन को जो जहां पर हार्डी के नॉवेल सेट हुए थे. द रीजन इन विच आर के नारायण नॉवेल्स आर सेट, या वो रीजन था जिसमें आर के नारायण के नॉवेल्स सेट होते थे. द रीजन इन विच ब्रॉन्टे सिस्टर लिव्ड, जहां पर ब्रॉन्टे की सिस्टर्स रहती थी, या होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट, या जॉर्ज इलियट का होम टाउन. तो वेसेक्स एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीजन है जहां पर हार्डी के नॉवेल्स सेट हुआ करते थे. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, द वेस्टलैंड ऑफ टी.एस. इलियट इज इन द फॉर्म ऑफ. वेस्टलैंड जो है टी.एस. इलियट की वो किस फॉर्म में है? फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग में, एक्सटेंडेड डायलॉग में, या डिस्कसिव डिबेट में, या लिटरेरी डिस्कशन में. तो यह है फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. पिक आउट द लिटरेरी सोर्स ऑफ टू विच इलियट owes द टाइटल ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड. लिटरेरी सोर्स को पिक आउट कीजिए जहां पर टी.एस. इलियट जो है टाइटल को करते हैं वेस्टलैंड के. द गोल्डन बॉ, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, मेटामॉर्फोसिस, या हार्ट ऑफ डार्कनेस. तो द फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से जो है इन्होंने वेस्टलैंड का टाइटल लिया. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज नॉट कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग in one another's arms, bird in the trees. In the above lines from selling to Byzantium, which country does that refer to? इस जो है ये लाइन जो है ये सेलिंग टू बेंजेंशियम से ली गई है. तो इसमें किस कंट्री को रेफर किया गया है? मतलब दिस इज नॉट कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये कंट्री ओल्ड मैन के लिए नहीं है. किस कंट्री की बात की जा रही है? इंग्लैंड की, न्यू वर्ल्ड अमेरिका की, या नेचुरल वर्ल्ड की, या इंडिया की? तो यहाँ पर दिस नेचुरल वर्ल्ड की जो है बात की जा रही है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर.
देखिए, सेलिंग टू बेंजेंशियम एक सिंपलिक पोयम है जो 1926 में विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स वॉज G.B. शॉ एसोसिएटेड? किस पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है एसोसिएटेड थे? फोर्थ इंटरनेशनल में, न्यू लेफ्ट में, फेबियन सोसाइटी में, लेबर पार्टी में? तो ये थे फेबियन सोसाइटी में। देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे एसोसिएटेड थे पॉलिटिकल मूवमेंट फेबियन सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मेजर बारबेरा, कैंडिडा, पिग्मेलियन। जो है ना, ये क्या है? शोज के सक्सेसफुल डिस्कशन प्लेज हैं विद सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्स रिलेशन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सटायर, witty study of phonetics as well as a clever treatment of middle class morality and class distinction, historical play filled with allusions to modern times। तो इसका हम आपको बताना है, ये इसके कोड है। पहले का A, दूसरे का D, तीसरे का C, चौथे का B। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। पहले का A। देखिए किस तरह से होंगे ये। तो सीजर एंड क्लियोपेट्रा जो है ये शो के मोस्ट सक्सेसफुल डिस्कशन प्ले है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग मैच कर लीजिए। और जो दूसरा है मेजर बारबेरा 1905, ये है हिस्ट्रिकल प्ले फील्ड विद एल्यूशंस टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैच करके देख लीजिए। अगर किसी को कोई लग रहा है कि आंसर गलत है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं जो पूरी वीडियो को देखते नहीं है सही से और पहले ही कमेंट कर देते हैं कि मैम आंसर गलत है। तो प्लीज़ पहले वीडियो को पूरा देखें पहले, और एक बार कमेंट भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक हम गलत बता देते हैं, तो हम कमेंट करके लिख देते हैं कि इसका ये आंसर है। तो अगर आपको कोई आंसर गलत लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए और पहले अपने जो आंसर है उसको सर्च कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है, फिर बाद में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, विच रिवर अपीयर इन राजा राव कांथापुरा? राजा राव के कांथापुरा में कौन सी रिवर अपीयर होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो हेमावती रिवर है ये राजा राव के कांथापुरा में अपीयर होती है। और ये जो हेमावती रिवर है ये वेस्टर्न घाट से जो है जाती है, किसी वैली को नरिश करते हुए ऑफ कांथापुरा के लोगों को साथ से होते हुए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका रिवीजन फटाफट कर लीजिए आप इस वीडियो से। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस हम लाते रहेंगे जो LT ग्रेड के लिए भी होगी, TGT PGT के लिए भी होगी और जैसी लेक्चरर के मेंस एग्जाम के लिए भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।